Hello students, welcome to new session of physical and chemical changes. This would be the most informative session for this topic as this session will give you immense knowledge about the physical and the chemical changes that is taking place around us. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज अ चेंज। चेंज का मतलब क्या है? कुछ बदलाव, यानी किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई बदलाव जब होगा उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? एक चेंज बोलते हैं। अब हम क्लासिफाई करेंगे कि क्या ये चेंज फिजिकल चेंज होगा या ये चेंज केमिकल चेंज होगा। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आइए देखते हैं। तो अगर मैं चेंज की बात करूं, जब भी कोई चेंज होगा तो आपको अपने आप से दो सवाल पूछने हैं। एक, क्या उसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, या फिर उसके पास जो आपका नया सब्सटेंस बना है, क्या उसको आप फिजिकल मेथड्स के थ्रू वापस से ओरिजिनल स्टेट में लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास आंसर आता है नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, तो वो चेंज कैसा होगा बच्चों? फिजिकल चेंज होगा। अगर यहाँ पे हमारे पास एक नया सब्सटेंस बनता है, यानी एक न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, तो उसका चेंज कैसा होगा? जस्ट एज अ केमिकल चेंज ओनली। केमिकल चेंज एंड केमिकल रिएक्शन इज द सेम थिंग। अगर मैं बात करूं केमिकल चेंज हुआ है या केमिकल रिएक्शन हुआ है, दैट मीन्स दैट कि वहां पे कोई ना कोई नया सब्सटेंस बना ही होगा। तो आइए देखते हैं केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे चेंज की, तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस के आंसर जो अभी अभी हमने दिए, वो क्या था कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अगर कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, तो यानी कि यहाँ पे जो चेंज होगा वो कैसा होगा? आपका फिजिकल चेंज होगा। क्या होगा बच्चों? फिजिकल चेंज होगा। अब यहाँ पे एक नया आता है, दैट इज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, यानी कोई ना कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। जब भी कोई न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड होगा, तो वहां पे जो आएगा वो क्या होगा? केमिकल चेंज। क्या होगा वहां पे? केमिकल चेंज होगा। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि आपके सब्सटेंस की आइडेंटिटी का कैसे देखेंगे। मतलब अगर सब्सटेंस की आइडेंटिटी ही मैं चेंज कर रही हूँ, तो उसी को मैं बोल रही हूँ वहां पे कैसा चेंज हो रहा है? आपका केमिकल चेंज हो रहा है। अगर मैं बात करूं कि सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है, आइडेंटिटी सेम है, कॉम्पोजिशन सेम है, तो वो कौन सा चेंज होगा? फिजिकल चेंज होगा। अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो इसका एक की फीचर क्या है कि ये क्या होते हैं? जनरली क्या होते हैं? रिवर्सिबल। क्या होते हैं? जनरली रिवर्सिबल। और अगर मैं एक न्यू सब्सटेंस जहां फॉर्म हो रहे हैं, तो वहां कौन से चेंजेस है? केमिकल चेंजेस है। और यहाँ पे क्या होता है? दीज आर इरिवर्सिबल इन नेचर। मतलब अगर एक बार ये बन गए तो ये इरिवर्सिबल ही रहेंगे, और ये वापस से हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते बाय फिजिकल मेथड्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन यही आता है कि आइडेंटिटी कहाँ चेंज हुई और आइडेंटिटी कहाँ चेंज नहीं हुई। तो इसके लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे अभी कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से चेंजेस पॉसिबल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि क्या कोई सब्सटेंस, अगर कोई सब्सटेंस एक नया सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या वो केमिकल चेंज है, और वो कैसे केमिकल चेंज है। तो सबसे पहले अगर हम जनरल बात करते हैं, तो आपके पास बात करते हैं इवेपोरेशन ऑफ वाटर की। तो हमने क्या बोला? इवेपोरेशन ऑफ वाटर का एग्जाम्पल जैसे ही मैंने लिया, तो मेरे को एक बात बताओ बच्चों, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे ही हम वाटर सुनते हैं तो हमारे पास मन में आता है वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। इवेपोरेशन एक यहाँ पे कीवर्ड है। इवेपोरेशन से हम क्या समझेंगे बच्चों? कि इवेपोरेशन होता है आपका लिक्विड टू गैसियस स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही अगर वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इवेपोरेशन एक सब्सटेंस है। तो अब एक बात बताइए, आपने बोला कि इवेपोरेशन हुआ तो ये लिक्विड से गैस गया। लिक्विड वाले वाटर का फॉर्मूला क्या था? H2O। गैसियस वाले वाटर वेपर का फॉर्मूला क्या था? H2O। तो यहाँ पे क्या आपके पास कोई कॉम्पोजिशन चेंज हुई? नहीं, कोई भी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुई है। यानी आइडेंटिटी क्या है सब्सटेंस की? आइडेंटिटी सेम है।
अगर आइडेंटिटी सेम है सब्सटेंस की, दैट मीन्स कि वहां पे कौन सा चेंज हुआ है, आपके पास फिजिकल चेंज हुआ है। यानी आपके पास यहाँ पे जब भी चेंज ऑफ स्टेट की बात मैं करूंगी तो वो कैसा होगा, आपके पास फिजिकल चेंज होगा। क्या होगा, अगर वो सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो भी वो फिजिकल चेंज है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एग्जाम्पल में देखते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। अब यहाँ पे हमने बोला कि सॉलिड से लिक्विड जा रही है अगर आइस, तो वहां पे कौन सा चेंज होगा, फिर से फिजिकल चेंज होगा। क्योंकि अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो उसका फॉर्मूला भी आपके पास क्या होता है, H2O होगा। और अगर मैं लिक्विड वाटर की बात करूं तो भी उसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O ही रहेगा। तो ये आपने चीजें देखी कि जहां जहां पे आइडेंटिटी चेंज हुई वहां पे हम बात करेंगे कि वो एक केमिकल चेंज था। जहां जहां पे आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई तो उसकी बात करेंगे वो कैसा चेंज था, एक फिजिकल चेंज था। उसके बाद हम आगे चलते हैं और हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करें आप लोगों से, ताकि आपको समझ आए कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग which among the following is not a chemical change? क्या है, is not a chemical change, यानी ऐसा कौन सा चेंज है इसमें से जो केमिकल चेंज नहीं है। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। क्या है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। उसके बाद बी की बात करें तो क्या होगा, राइपनिंग ऑफ बनाना, राइपनिंग ऑफ बनाना। सी इज आपके पास क्या आएगा, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। उसके बाद डी पार्ट इज आपके पास कोरोजन ऑफ फोटो फ्रेम। तो अब इन सब में से हमें ये चेक करना है बच्चों कि यहाँ पे कौन कौन सा चेंज जो है वो फिजिकल चेंज होगा और कौन कौन सा केमिकल चेंज होगा। अब आपसे पूछा क्या है, नॉट अ केमिकल चेंज, मतलब इसमें से फिजिकल चेंज निकालना है। तो आप पहले देखिए फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड मैंने बोला कि मैंने मिल्क से क्या बना लिया, मिल्क से क्या बना लिया, कर्ड बना लिया। अगर मैंने मिल्क से कर्ड बना लिया तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा चेंज होगा, क्या मैं वापस से कर्ड से आपके पास मिल्क बना सकती हूँ, नहीं बना सकती। तो इट्स अ केमिकल चेंज, तो इट्स अ केमिकल चेंज। अब आपके पास राइपनिंग ऑफ बनाना, अगर वो बनाना आपका रखा हुआ है बहुत दिनों से, आपने यूज नहीं किया है, तो वो क्या हो जाएगा, वो राइप हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे जो राइपनिंग ऑफ बनाना है वो भी आपके पास कैसा है, केमिकल चेंज है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगी यहाँ पे कोरोजन ऑफ फोटो फ्रेम की, पहले कोरोजन की बात करते हैं फिर सब्लिमेशन की बात कर लेंगे। तो कोरोजन ऑफ फोटो फ्रेम में मतलब मैंने बोला कि यहाँ पे कोरोजन हुआ है तो यहाँ पे कोई ना कोई नया सब्सटेंस बना होगा। ऑब्वियसली वहां पे आपके पास जब भी कोरोजन होता है तो एक नया सब्सटेंस बनता है, तो इट्स ऑल्सो अ केमिकल चेंज। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा, सब्लिमेशन। अब मैंने अभी अभी एक बात करी, सब्लिमेशन एक आपके पास क्या था, कीवर्ड था। सब्लिमेशन का मतलब क्या था, यहाँ पे सब्लिमेशन प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा कि जब हम एक सॉलिड सब्सटेंस को गैसियस सब्सटेंस में चेंज करते हैं डायरेक्टली विदाउट अंडरगोइंग अ चेंज इन द लिक्विड स्टेट, तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, वो क्या हो गई, सब्लिमेट हो गई। अब वो सबलाइम हो गई। तो अब मैंने यहाँ पे जैसे ही बात करी सॉलिड से गैसियस स्टेट की विदाउट चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट, तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। तो क्या लेकिन आपके पास सॉलिड और गैसियस में कैम्फर का आपके पास जो फॉर्मूला था वो चेंज हुआ? नहीं, कैम्फर का फॉर्मूला सेम रहा। इसका मतलब आपकी जो कॉम्पोजिशन थी या जो आपकी आइडेंटिटी थी वो कैसी रही है, सेम रही है। और अगर आपकी कॉम्पोजिशन और आइडेंटिटी सेम रहेगी दैट मीन्स इट इज अ फिजिकल चेंज। तो आंसर वुड बी सी। उसके बाद नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो आपको पता भी होगा शायद। अगर मैं देखूं तो गैस वी यूज इन द किचन, मैंने बोला मैंने किचन में कोई गैस यूज करी, इज कॉल्ड एलपीजी। अब एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है प्यारे बच्चों, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किसका फुल फॉर्म है, आपके पास एलपीजी का फुल फॉर्म है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का
आपके पास कि आपका फुल फॉर्म क्या है एलपीजी का, तो आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म। अब उसमें हमने बोला कि इन द सिलेंडर, अभी तो बहुत सारे लोगों के बच्चों के घर में अभी यहाँ पे आपके पास क्या हो चुका है, आपके पास सिलेंडर नहीं आते, अब आपके पास डायरेक्ट आईजीएल का कनेक्शन हो चुका है। बट लेकिन पहले जब आपके पास सिलेंडर्स थे, तो आपके पास जो सिलेंडर में एलपीजी फिल होती थी वो किस फॉर्म में होती थी, लिक्विफाइड, मतलब लिक्विड लिक्विड स्टेट में आपके पास गैस फिल होती थी। इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज लिक्विड, एंड व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम सिलेंडर, जब वो सिलेंडर से बाहर आती थी तो वो क्या बन रही थी, इट बिकम्स अ गैस। तो ये कैसा चेंज है, ये चेंज हमने कहा ये चेंज ए है हमारे पास, ठीक है। एंड देन इट बर्न्स, वो कैसा चेंज है, चेंज बी है। अगर मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पे दो चेंजेस हैं, मेरे पास एक चेंज तो क्या था, चेंज ए में मेरे पास क्या था कि वो क्या हो रही थी, लिक्विड से गैस में चेंज हो रही थी। चेंज बी में मेरे पास क्या था कि वो बर्न हो रही थी, यानी इट वाज, उसका क्या हो रहा था बच्चों, कंबशन हो रहा था। कंबशन इज समथिंग दैट इज, किसी भी चीज को अगर हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आपके किसके, आपके प्रेजेंस ऑफ एयर, तो उसको बोलते हैं कंबशन हो रहा है। अगर यहाँ कंबशन हुआ तो यहाँ पे एक नया सब्सटेंस जरूर फॉर्म हुआ होगा। जब भी एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, हमने अभी अभी पढ़ा, यहाँ पे क्या हो रहा था, स्टेट चेंज हो रही थी। अगर स्टेट चेंज हो रही है तो ये कैसा चेंज है, आपके पास फिजिकल चेंज है। तो यहाँ पे क्लासिफाई करना था कौन कौन सा चेंज था, ये फिजिकल चेंज था और ये कैसा चेंज था, केमिकल चेंज था। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे ये कौन कौन से चेंजेस है आपके पास, एक फिजिकल चेंज है और एक क्या है आपके पास, केमिकल चेंज। अब हम बात करते हैं कि हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज पे, या फिर हम पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। आपको ये चेक करना है कि कौन सा चेंज रिवर्सिबल होगा और कौन सा चेंज इरिवर्सिबल होगा। तो आपके पास कुकिंग ऑफ फूड, अगर मैं कुकिंग ऑफ फूड की बात करूं तो कैसा चेंज है, क्या वापस से आप रॉ वेजिटेबल में चेंज कर सकते हो, तो ये क्या होगा आपके पास, इरिवर्सिबल चेंज होगा। कैसा होगा, इरिवर्सिबल चेंज होगा। उसके बाद आपके पास सेकंड क्या है, आपके पास है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, अभी अभी हमने बात किया कि जब भी कोई चीज स्टेट चेंज करती है तो कौन सा चेंज होता है, फिजिकल चेंज, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। अब एक आता है आपके पास सॉरिंग ऑफ मिल्क। अगर सॉरिंग ऑफ मिल्क की बात करूं तो ये कैसा चेंज है आपके पास, इरिवर्सिबल चेंज है। कैसा है, रिवर्सिबल चेंज है। अब आपके पास एक और आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई ऐसा चेंज बताइए जहां पे आपके पास बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल आपके पास कैसा चेंज है, आपके पास कैसा चेंज है ये, बोथ फिजिकल एंड केमिकल। आपके पास बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। अब आपके पास फिजिकल इसमें से कौन सा होगा और केमिकल कौन सा होगा। अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो यहाँ पे जो आपके पास दो फिनोमेना हो रहे होंगे, एक हो रहा होगा मेल्टिंग ऑफ वैक्स और एक आपके पास दूसरा फिनोमेना हो रहा होगा केमिकल चेंज में। जो हम बात करेंगे दैट इज आपके पास जो विक, विक जो उसकी जो ब्लैक कलर की विक होती है वो बर्न कर रही है, वहां पे क्या हो रहा है बच्चों, कंबशन हो रहा है। अगर कंबशन हो रहा है तो वो कौन सा चेंज होगा, केमिकल चेंज। तो आई होप यू विल ऑल रिलेट विद दीज थिंग्स कि हमारे पास फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं। तो विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू सेशन दैट इज वाटर। तो अगर मैं वाटर की बात करूं, आपके मन में सबसे पहले क्या आता है, वाटर क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अब वाटर का कंपाउंड बोलते ही इसका फॉर्मूला जहन में आएगा और उसको क्या बोलेंगे, हमारे पास वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। यानी वाटर इट इज मेड ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ टू हाइड्रोजन्स एंड वन ऑक्सीजन एटम।
अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे क्या है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन एटम से मिलके हमारे पास क्या बन रहा है, आपके पास वाटर फॉर्म हो रहा है। अब वाटर सबसे पहले किसने सिंथेसाइज किया था? इन 1781 हेनरी कैवेंडिश was the scientist who first discovered, उन्होंने क्या किया था, सिंथेसाइज किया था वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमने क्या बोला, हेनरी कैवेंडिश वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु सिंथेसाइज वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके बाद हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन की, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं अभी अभी। तो कॉम्पोजिशन की बात करेंगे तो वन मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल किसका, वाटर का, इट कंटेन्स टू हाइड्रोजन्स एंड वन ऑक्सीजन। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, जो वाटर है वो हर स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मतलब वाटर सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, वाटर गैशियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। कहाँ कहाँ पे सॉलिड फॉर्म की बात करूँ तो आइस की फॉर्म में, या फिर आपके पास जितनी भी आपके पास हाई पीक ऑफ माउंटेन्स है, हाई पीक ऑफ माउंटेन्स से क्या देखेंगे हम कि हमारे पास माउंटेन्स की जितनी भी पीक है वहां पे हमें क्या मिलता है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर मिलता है। लिक्विड आपके पास जो भी अंडरग्राउंड वाटर है या ग्राउंड वाटर है, वो सब आपके पास किस स्टेट में होता है, आपके पास नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो वाटर होगा वो कौन सी स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। उसके बाद गैशियस में बात करेंगे तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है, क्या है, वाटर वेपर, उनको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे पास कौन सी स्टेट में होते हैं, गैशियस स्टेट में होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की बात करूं, दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं वाटर के, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर से हम क्या देखेंगे, आपके पास दो टाइप के वाटर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सेलाइन वाटर, सेलाइन वाटर मतलब वाटर के साथ साथ वहां पे क्या होगा, सॉल्ट भी प्रेजेंट होगा। वैसा वाटर जो है 97% है। और उसका आपके पास कहाँ कहाँ मिलता है, ओशियन एंड सी वाटर में जो वाटर मिलता है वो कौन सा होता है, सेलाइन वाटर। उसके बाद जो फ्रेश वाटर है वो बहुत कम होता है, और वो सिर्फ 3% ही अवेलेबल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है कि वहाँ पे सलाइन वाटर होगा और वहाँ पे कैसा होगा, फ्रेश वाटर होगा। इसके बाद हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है फिजिकल प्रॉपर्टीज से। अगर मैं फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूँ तो उसका नेचर कैसा होता है, आपके पास ट्रांसपेरेंट, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है दैट इज आपकी फ्रीजिंग पॉइंट। आपकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। और थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब वो किस पे होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि आपके पास क्या ये चेंज हो सकता है, आपने स्कूल्स में पढ़ा है कि हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट अगर 0 है तो 0 ही रहेगा। ऐसा ट्रू नहीं है बच्चों। अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं तो ये भी चेंज हो सकता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वो भी किस पे होता है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं तो 100 डिग्री सेल्सियस ठीक है। एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे डिपेंडेंट हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट। यानी अगर मैं पहाड़ों पे जाती हूँ, तो अगर मैं आपको एक फैक्ट की बात बताती हूँ, आपका जो माउंट एवरेस्ट है वहां पे आपका पानी जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल कर जाता है। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट माउंट एवरेस्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये 70 डिग्री जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है किसका, वाटर का।
एट माउंट एवरेस्ट, यानी यहाँ पानी 100 पे बॉईल हो रहा है, वहां 70 पे ही हो जाएगा। ऐसा क्या चेंज हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। और फ्रीजिंग पॉइंट को भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। आपने कोल्ड कंट्रीज में देखा होगा कि आपका जो टेम्परेचर होता है वो अप्रोक्सीमेटली -4 -3 रहता है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम वहां पे सड़कों पे बर्फ जम जाती है, तो वहां पे अगर हम सॉल्ट स्प्रिंकल करते हैं यानी नमक डाल देते हैं, तो वहां पे उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, -3 -4, यानी वो पहले ही पिघल जाएंगे। इसके बाद जो हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे दैट इज डेंसिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इंपॉर्टेंट कैसे है, अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो मैक्सिमम जो डेंसिटी होती है वो होती है आपके पास 1 ग्राम पर सीसी। 1 ग्राम पर सीसी डेंसिटी का फॉर्मूला है। डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये क्या है, 1 ग्राम पर सीसी, वॉल्यूम इज क्यूबिक सेंटीमीटर। उसके बाद ये जो वो आती है, वो जो डेंसिटी आ रही है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे है। यानी अगर मैं 4 डिग्री सेल्सियस से बियॉन्ड बात करूंगी और 4 डिग्री सेल्सियस के आगे बात करूंगी, मतलब पीछे और आगे बात करूंगी, वहां पे क्या होगा, आपके पास जो डेंसिटी है वो सेम नहीं रहती है बच्चों। अब हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर के। तो डेंसिटी, इसको रो से डिफाइन कर से डिनोट करते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो इंक्रीज करती है विद टेम्परेचर। अगर मैं बात करूं अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, एंड देन क्या होता है, एंड देन जो डेंसिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर आपकी बियॉन्ड 4 डिग्री सेल्सियस। यानी वाटर का कौन सा बिहेवियर हो गया, यानी 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस जो वाटर का बिहेवियर है वो कैसा है, बहुत ज्यादा अनयूजुअल बिहेवियर है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जो वाटर का बिहेवियर रहता है 0 से 4 डिग्री के बीच में, तो वो कैसा होता है, अनॉर्मस बिहेवियर। यानी आपका प्रॉब्लम क्या आ रही है, H2O एक्सपैंड्स ऑन कूलिंग इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब वो एक्सपैंड कर रहा है कूलिंग पे। और दिस अनयूजुअल बिहेवियर जो है वो हमें मिलता है आपका 0 से आपके 4 डिग्री सेल्सियस में। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, फिफ्थ पॉइंट, उसको बोलते हैं हम कंडक्टिविटी। तो अगर मैं वाटर की, प्योर वाटर की बच्चों बात करूं, तो जो प्योर वाटर होता है दैट इज आपका क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसा होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर मैं बात करूं, अब इसमें कंडक्टिविटी क्यों होती है वाटर में, फिर भी कंडक्ट क्यों करता है, बिकॉज ऑफ द डिजोल्व्ड सॉल्ट्स इन वाटर। जो सॉल्ट्स होता है उसकी वजह से क्या होता है, आपके पास कंडक्टिविटी होती है। लेकिन अगर मैं प्योर वाटर की बात करूं तो वो कंडक्टिविटी शो नहीं करता है। उसके बाद हमारे पास सिक्स पॉइंट आता है दैट इज सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। क्या होता है, सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, लार्ज लार्ज आपके पास जितने भी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गेट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, वाटर का एक यूनिक नेम है जिसको बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अगर मैं बात करूं, इसमें आपके पास सॉल्ट, सुक्रोज, ग्लूकोज, सबको वाटर क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यानी ऐसा सॉल्वेंट जिसमें मैक्सिमम आपके पास क्या हो सकते हैं, चीजें डिसॉल्व हो सकती हैं। अब लास्ट पॉइंट आएगा यूजेस ऑफ वाटर। आपके पास जो वाटर का यूज है वो 8% जो वाटर है वो आपके पास किस में यूज हो रहा है, डोमेस्टिक यूज में हो रहा है। डोमेस्टिक यूज यानी कि आपके पास कुकिंग में, वॉशिंग में और क्लीनिंग में। अब इसके बाद हमारे पास जो 22% होता है वो होता है इंडस्ट्रीज में। किसमें होता है, इंडस्ट्रीज में। और 70% वाटर जो यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है फॉर इरिगेशन। किसी के लिए हो रहा है, इरिगेशन के लिए बच्चों। तो इरिगेशन में सबसे ज्यादा वाटर का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ वाटर एज वेल। So I hope you will get the good marks in your talent tech 7 examination, and all the best for your talent tech examination. Thank you.